भगवान सूर्यदेव की ये नगरी बूढ़ादीप और सभी आसपास की पंचायत से आए मेरे किसान भाइयों बड़ी संख्या के अंदर आए नौजवान साथियों और मेरी माता और बहनों, मैं सूर्य भगवान की इस नगरी को प्रणाम करता हूं। मेरा इस क्षेत्र से बहुत लंबे समय से आना जाना है। जब मैं संगठन में काम करता था तब भी इस क्षेत्र में आता था और इस क्षेत्र को उस समय उजाड़ा क्षेत्र कहते थे। उजाड़ा मतलब उजाड़। और मैंने देखा था कि सारे क्षेत्र में अधिकतम जगह सड़कें नहीं है, पंचायत भी रोड से कनेक्ट नहीं है और कोई गांव तो सड़कों से जुड़ा हुआ नहीं है। और अगर कहीं बरसात आ जाए तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए कोई रपट या पुलिया भी नहीं है। बिजली की स्थिति खराब थी, बिजली पहुंची नहीं थी, पहुंची थी तो बिजली नहीं आती थी। पीने का पानी, स्कूल, चिकित्सालय, ये लोगों की मूलभूत आवश्यकता है और इन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए एक लंबे समय से इस सारे क्षेत्र के लोग संघर्ष कर रहे थे। मुझे याद है कि कई रोड और पुलियाएं बरसों से स्वीकृति के बाद भी कई वन विभाग में अटकी हुई थी, वन अभयारण्य क्षेत्र में अटकी हुई थी, कई रोड वन विभाग में अटके हुए थे और दूर तक ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण बिजली की स्थिति बदहाल स्थिति थी। लेकिन अब समय आ गया है। मैं जब चुनाव लड़ने आया था तब मैंने कहा था अब राज्य और केंद्र में एक दल की सरकार है। अब गाड़ी के दोनों पहिए ठीक है और दोनों पहिए ठीक है, बैलेंस भी ठीक रहेगा। हमने राजनीतिक आधार पर कभी भी किसी क्षेत्र को विकास की दृष्टि से नहीं देखा। जिस क्षेत्र ने वोट दिए नहीं दिए, ये राजनीति की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। जिनको हमारी विचारधारा अच्छी लगी उन लोगों ने मैं वोट दिया। जिनको विचारधारा ठीक नहीं लगी, आज उनको लगेगा कि देश के अंदर सबसे बड़े मुद्दों का समाधान हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। आज दुनिया में अगर सबसे बड़ी ताकत बनी है तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है। और आज मैं यह इस भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आजादी के बाद जिन विषयों को लेकर भारत को वोटों की राजनीति की दृष्टि से देखा जाता था, वोटों को के खातिर
तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी, उन सब बातों को प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल के शासन में पूरे हुए। चाहे कश्मीर की धारा 370 हो, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे वक्फ बोर्ड का कानून हो, कोई ऐसे मुद्दे नहीं बचे जिन मुद्दों के लिए देश लंबे समय से देख रहा था। आज उन मुद्दों का समाधान हुआ है। आज भारत का सामर्थ्य इतना बड़ा है कि दुनिया भारत की ओर देख रही है। जो भारत की तरफ उंगली उठाने की कोशिश करेगा, भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा, उसका परिणाम उसके ही घर में जाकर, उसकी ही राजधानी में आतंकवादियों को खत्म करने का काम किया तो अब भारत की सेना ने किया। भारत की सेना का शौर्य, वीरता, साहस निर्भीक है। और उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश में आतंकवाद और आतंकवादियों की गतिविधियों को करोगे तो तुम्हारे देश में आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और वहां पर जाकर उन आतंकवादियों को मिट्टी मिलाने का काम भारत ने किया, भारत की सेना ने किया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया। और इसीलिए आज हर भारतीय को गर्व होता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ, नस्लवाद के खिलाफ जो मुद्दे थे उन मुद्दों की ओर समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इन क्षेत्रों के गांव के अंदर आने वाले विकास के जो मुद्दे थे, मैं एक बार आया था यहां पर जब ओलावृष्टि से कई लोगों के मकान गिर गए थे, मकान खत्म हो चुके थे। उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। कोई ना आकर उस गरीब के आंख के आंसू नहीं पहुंचे। हमने जन सहयोग से लोगों को टीन दिलाए और हमने कहा था जिनके मकान गिरेंगे उन सबको प्रधानमंत्री आवास की स्पेशल योजना बनाकर मकान मिलेंगे। और ये भारत सरकार में पहली बार हुआ है कि ओलावृष्टि से जिन लोगों के मकान गिरे थे, इस सारे क्षेत्र के अंदर 3000 मकान प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृत हुए, जो पहली बार स्वीकृत हुए। मैंने हाथ तो भर दी थी, लेकिन जब मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में मंत्री जी ने, अधिकारियों ने कहा कि बिरला जी ये तो संभव नहीं है, अभी आज तक कभी नहीं हुआ देश के अंदर कि ओलावृष्टि से मकान गिरे हो, उनको हम प्राथमिकता तोड़कर, प्रायोरिटी तोड़कर उन लोगों को प्रधानमंत्री आवास दें, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। मैंने कहा सरकार का काम है नए नियम कानून बनाने का। मैंने गरीब के दर्द को देखा, उनके आंख के आंसू को देखा है और उन मकानों की स्वीकृति आ चुकी है। बहुत जल्दी उनके मकान की प्रक्रिया पूरी होगी और जिन लोगों के मकान बचे हैं, मैंने एसडीओ तहसीलदार से कहा उनकी लिस्ट और बनाओ, जो आपदा के समय मकान गिरे थे लेकिन राजनीतिक पक्षपात के कारण उनके सर्वे के अंदर उनके मकानों को तोड़ा हुआ नहीं बताया था। उस समय कांग्रेस का राज था, अब सबको एक साथ देखने वाला राज है। तुमने राजनीतिक चश्मे से लोगों के मकान टूटने और नहीं टूटने का लिखा था, लेकिन हम कैसे भी उनके मकान दिलाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मुझे याद है इस इलाके के अंदर जब मैं सुल्तानपुर से चलता था और सुल्तानपुर से चलता चलता मंडावरा आता था, मंडावरा से निमोदा उजाड़ आता था। आज भी उस सड़क की हालत आपने देखी होगी। वो सड़क कभी टूटती है, कभी बनती है। बरसों से हर
बरसात में उस सड़क को मैंने टूटता देखा। जब मैं निमोदा से चलता मंडावरा, निमोदा उजाड़, तो मैंने कहा था कि एक वक्त का इंतजार करो, जब हमारा शासन आएगा, जब सुल्तानपुर से निमोदा उजाड़ तक ये 24 किलोमीटर की सड़क 57 करोड़ की लागत से सीमेंटेड रोड की स्वीकृति मिल चुकी है और बरसात के बाद पहले डामर की स्वीकृति मिली थी। लोग मुझसे कहते थे बिरला जी बहुत खड्डे में चल रहे हैं, आप भाषण बहुत देते हो, हम खड्डे में चल रहे हैं। मैंने कहा वक्त का इंतजार करो, सीमेंट सड़क नहीं बनाऊंगा तो फिर एक बरसात में डामर की सड़क टूट जाएगी, नहीं तो दूसरी बरसात में टूट जाएगी। मैंने कहा समय लगेगा, लेकिन मैंने केंद्रीय सड़क निधि से 57 करोड़ रुपए की लागत से आने वाले समय के अंदर ये सड़क मिल जाएगी। इतना ही नहीं, आने वाले समय के अंदर ये बहुत दिनों से मंडावरा से हमारे निमोदा तक, निमोदा रोटेदा तक बहुत दिनों से सड़क अटकी हुई थी। कोई राजनीति आधार पर बिरला जी पर आरोप लगाता कि बिरला जी कुछ नहीं करा रहे, ये नहीं करा रहे। मैंने उस समय भी कहा था कि राज्य सरकार इसके प्रस्ताव को नहीं भेज रही है। मैंने प्रूफ सहित बताया था, जैसे ही राज्य सरकार बनी हमने उसके प्रस्ताव बना के भेजे और दिल्ली में नेशनल वाइल्ड लाइफ से उस सड़क का क्लियरेंस कर दिया है। बरसात के बाद वह सड़क भी मंडावरा से रोटेदा हो जाएगी तो सीधा कनेक्ट हो जाएगा। फिर एक और कड़क होगा, ये पास के गांव से एक पुलिया और बनेगी आपकी, जो सीधा लाखेरी जोड़ेगी। 9 किलोमीटर की पुलिया रहेगी, 10 किलोमीटर की हाई ब्रिज रहेगी, जो आने वाले समय के अंदर आपके 5 किलोमीटर बाद गांव से सीधा मिलेगी और सीधा आपके लाखेरी उतरेगी। पहले उतरेगी वह गोठड़ा में, वहां से उतरेगी फिर। तो रोड कनेक्टिविटी के बारे में जो आपने सपने में भी सोचा था, हर रोड को हम कनेक्ट कर देंगे और उस रोड को कनेक्ट करते हुए दिल्ली बॉम्बे रोड से कनेक्ट कर देंगे। तो आने वाले समय के अंदर जब ये सवाई माधोपुर का जरा सा हिस्सा जो बचा हुआ है सितंबर अक्टूबर तक वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप यहां से चढ़ने के बाद 3 घंटे में सवाई माधोपुर और 4.5 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच जाओगे। वहां से आप चढ़ोगे तो 5 घंटे में 4.5 घंटे में उज्जैन महाकाल के दर्शन कर लोगे और 7.5 घंटे के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी राजधानी बंबई के अंदर भी आप 7.5 बाय रोड से पहुंच जाओगे। अभी भी मेरे पास दिल्ली लोग आते हैं तो सड़क मार्ग से आते हैं पर अभी लोगों को 6 घंटे लगते हैं। इस रोड के टुकड़े जोड़ने के बाद 4.5 घंटे लगेंगे। फिर यहां पर आप जो फसल उत्पादन करोगे, जो सब्जी करोगे, जो फल उद्यापन करोगे, उसको दिल्ली के मार्केट में बेचोगे तो यहां जितनी रेट मिलती है उससे दिल्ली के अंदर डबल रेट आपको मिलेगी। हमें किसान खेतीहर के अंदर लोगों के जीवन को बदलना है तो रोड कनेक्टिविटी बहुत बड़ा साधन होती है। और आने वाले समय इसी रोड कनेक्टिविटी के कारण कई इंडस्ट्रीज आपके नोनेरा बांध के साइड से लगेंगे। केवल पानी है तो इस इलाके के अंदर है, देश के लोग ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो नोनेरा और नोनेरा के आसपास बुढ़ादी सुल्तानपुर की तरफ आओ। इसके अलावा कोई उपयुक्त जगह हिंदुस्तान में नहीं है। समय लगेगा क्योंकि लोग बड़े लोग हो गए तो एयरपोर्ट के बिना नहीं आते हैं। तो एयरपोर्ट का काम भी जुलाई में शुरू हो जाएगा।
2-2.5 साल में एयरपोर्ट भी बन जाएगा। तो एयरपोर्ट बन जाएगा तो लोग कोटा भी आने लगेंगे और कोटा से जयपुर, दिल्ली, बम्बई, उज्जैन सारा क्षेत्र जुड़ जाएगा। इसे रोड कनेक्टिविटी होता है। लेकिन इस गांव के अंदर जो छोटे छोटे गांव के टुकड़े थे, जो बरसों से अटके हुए थे, उन बरसों से सारे सड़क कनेक्टिविटी को लेंगे और आप लिख के दे देना, लेकिन लिखना वही जो आवश्यक हो। मुझे तो अब लिखने लग गया खेत का माल का रोड भी लिखवा ला गया। पहली मैंने की गांव ही जुड़वा दो, उजाड़ा मुंह बरसा से आए जो मिट्टिया में चाले जा लोग बाग ताने भी देखी होगो। आने वाले समय के अंदर हम सारे गांवों को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ देंगे और उस कनेक्टिविटी को हाईवे की कनेक्टिविटी से जोड़ देंगे ताकि लोगों को सुविधा हो। ये हमारी रोड कनेक्टिविटी की योजना है। लोगों को आने वाले 2.5 साल के अंदर हर घर पर पीने का पानी मिलेगा। ये मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह के जा रहा हूं कि 2.5 साल बाद हर घर में नल में पानी मिलेगा। अब आपको दूर दराज से पानी लाने की आवश्यकता नहीं है, हैंडपंप ट्यूबवेल के पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको नोनेरा बांध का शुद्ध पानी इस सारे इलाके के अंदर घर घर मिलेगा। अब माता बहनों को पानी का बहुत देर तक इंतजार नहीं पड़ेगा। बूढ़ादीप के अंदर अभी पीएससी है ना, बूढ़ादीप के अंदर अब बूढ़ादीप के अंदर इसी शासन में सीएससी बन जाएगी ताकि सारी की सारी चिकित्सा की जांच यहां पर होने लग जाएगी। और इतना ही नहीं, हमने कहा था कि हर घर के दरवाजे पर चलता फिरता अस्पताल आएगा और आपके घर पे अगर आप सचेत रहो कि आपके यहां मोबाइल गाड़ी आती है, उस मोबाइल गाड़ी में 27 तरह की जांच होती है और उस जांच में कोई गंभीर बीमारी का व्यक्ति मिल जाता है तो उसका कोटा, जयपुर, दिल्ली इलाज कराते हैं। उसका कारण यही है कि गांव-गांव उसके घर में दस्तक दे। आप लोग थोड़े जागरूक रहो, जब गाड़ी का आह्वान हो लोगों को लेके जाएं, नौजवान लेके जाएं, उसकी 27 तरह की जांच कराएं और जांच करने में कोई गंभीर बीमारी होगी तो हमारे कंप्यूटर के आधार पर हम कोटा, जयपुर, उसका दिल्ली कराएंगे ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। इतना ही नहीं, हमारी माता बहनें जो गर्भवती माता बहनें उनका सर्वे करा रहे हैं। ऐसी गर्भवती मां जो वंचित है, गरीब है, उनको 9 महीने तक भोजन का किट दिया जाएगा ताकि बच्चा भी स्वस्थ रहे और बच्चे की मां भी स्वस्थ रहे। ये सारी सामाजिक योजनाओं के आधार पर भी काम करते हैं। आपको 70 साल राजनीति जीवन में हो गया, कोई चलतो फिरतो हॉस्पिटल कभी आयोजक है? आयोजक चलता फिरता हॉस्पिटल, कोई गर्भवती महिला का किट देवा कोई आयोजक है? कोटा, जयपुर, दिल्ली इलाज के लिए या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, विकलांग हो, अपंग हो, उसको गाड़ी दिलानी हो, चश्मा दिलाना, कमर दिलाना, पेंट मिलाना, मोटरसाइकिल, कभी कैंप लगे थे क्या? मेरा आपसे एक आह्वान है, कोटा के अंदर वह सेंटर खोल दिया है। कोई के अगर घुटनों में चोट है, पट्टा लगाना है तो कोटा चले जाओ हॉस्पिटल के पास में। किसी की गले की गर्दन खराब हो रही है, वहां चले जाओ। कोई कम सुनता है तो कान की मशीन चल जाए। कोई विकलांग 80% से ऊपर, मोटरसाइकिल, साइकिल चल जाओ। कोई को व्हील चेयर की आवश्यकता है तो व्हील चेयर चल जाओ। किसी को कम दिखता है तो मोबाइल वैन की गाड़ी आती है, उसमें बताओ, चश्मा बनकर आपके दिख जाएगा। और आने वाले समय में हमारा योजना है कि हर 3-4 पंचायत में कैंप लगाएंगे और जिस किसी की भी आंख का ऑपरेशन होगा निःशुल्क ऑपरेशन करेंगे ताकि कोई अंधता न रहे, सबकी आंखें दुनिया को देख सके, देश को देख सके, गांव को देख सके। ये सारी योजना है। जहां तक विकास का लंबा चौड़ा काम है, बूढ़ादीप का सूर्य मंदिर का विषय है, उसका एस्टीमेट बन चुका है। प्रथम चरण का एस्टीमेट बन गया है। आप चिंता मत करो, बूढ़ादीप का सूर्य मंदिर इसी कार्यकाल के अंदर बनेगा। लेकिन आपको कोशिश करना है कि उसका प्रचार प्रसार करने का, उसका इतिहास बताने का। और इतिहास बताने के लिए वहां कंप्यूटराइज स्क्रीन लगेगी कि बूढ़ादीप मंदिर
के सूर्य मंदिर की क्या क्या विशेषता है, ताकि देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आए। आप निश्चित रहें, आपने जो जो काम बताए हैं वह कागज में नाम, पता, टेलीफोन लिख दो। जो संभव होगा सब होगा, जो असंभव नहीं होगा उसका इंतजार करना वक्त लग सकता है। कभी ये मत कहना कि साहब काम कब शुरू हुआ। ये बूढ़ादीप का तालाब में कुछ काम शुरू हुआ नहीं हुआ, बड़े तालाब में हो गया। अब छोटे तालाब में क्या करना है, इसकी भी बाउंड्री वाल करा देंगे, ताकि यहां भी लोग घाट बना देंगे, ताकि यहां भी महिलाएं काम आ सके। इन तालाबों में 70 साल के अंदर कभी 25 लाख रुपया भी नहीं लगा होगा, वहीं बूढ़ादीप के तालाब के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा लगा है। जो काम पहला किस्त होने दो और हो जाएगा। कभी आजादी का पहले कभी 5 लाख भी लागे जाएगा वो तालाब में, या बता दो कोई ला गया हो तो 5 लाख, ये 10 लाख लगा। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा वहां पर 1 करोड़ 42 लाख। मगर पत्रकार राम जी सब पत्रों से लिखा कोई नहीं हो। हाँ, 1 करोड़ 42 लाख एक तालाब में, एक गांव में लग रहे हैं। 90 करोड़ रुपए के तालाब कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में बने और 90 करोड़ के और प्रस्ताव भेज दिए हैं। 200 करोड़ के प्रस्ताव इस तालाबों के सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण होगा, ताकि पानी रोका जा सके, ताकि अंडरग्राउंड पानी ठीक हो सके। मेरा आपसे एक निवेदन और है कि गांव के नौजवानों को भी प्रयास करना होगा। बरसात का मौसम आना है, हमारे कुछ लोगों को हमें सीखना पड़ेगा। मैं एक गांव में गया था, गांव भी हमारे जैसा ही था, पर वहां के 50 गांव में नौजवान निकले। उस 50 गांव के नौजवानों ने तय किया कि हमारे गांव की आमदनी को बढ़ाना है। तो उन्होंने आमदनी बढ़ाने के लिए क्या काम किया, उन्होंने आमदनी बढ़ाने के लिए कि उस गांव में सूखा था, पानी नीचे पानी 2000, 1000, 1500 गहराई में पानी था। उस गांव ने पहले बरसात को रोक के पानी रोका, छोटे 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 मिट्टी के एनीकट बनाए। फिर उस गांव के अंदर उन्होंने फलदार पौधे लगाए, और फलदार पौधे इतने लगाए कि हर गांव के अंदर हर आदमी साल का 10 से 12 हजार रुपया उस फलदार पौधे से कमाने लग गया। हमारे यहां भी प्रयास करो। पिछली बार भी हमने पौधे भिजवाए थे। बूढ़ादीप के आने वाले गांव, आसपास की पंचायत आने वाले गांव, कुछ नौजवान खड़े हो, मेरे गांव को मैं देश का सबसे हरा भरा गांव बनाऊंगा, मेरे गांव को मैं सबसे स्वच्छ गांव बनाऊंगा। मैंने उस गांव में देखा, श्रमदान के आधार पर बिना सरकार के सहयोग के गांव के 50 नौजवानों ने उस गांव को हरा भरा भी बना दिया, और सप्ताह में एक दिन 7 दिन सब नौजवान मिलकर सफाई करते हैं, ताकि गंदगी पटकने वालों को भी शर्म आने लगी कि नहीं हम गंदगी यहां सड़क पर फेंकने की जगह जो कचरा पॉइंट पड़े वहां जाकर फेंके। तो हमारे गांव को हमें सुधारना पड़ेगा। ये सुधारने का प्रयास, गांव के अंदर 50-50 नौजवान तैयार हो, फिर 50 नौजवान धीरे धीरे गौशाला बनाओ, गौशाला के अंदर गायों को पालने का काम करो, धीरे धीरे पशुपालक बनाओ, पशु पालने का काम करें, ताकि हम किसान की खेती के साथ पशुपालक के रूप में, फल उद्यान के रूप में, इससे ज्यादा मैं नहीं बता रहा, क्योंकि इससे ज्यादा आप करोगे नहीं, इतना कर लो जो ही काफी है। आप अगर तय करोगे तो हर पंचायत के अंदर हम 5-5 हजार फल उद्यान के पौधे लगाएंगे। आप टॉप पौधे, आपको सबसे देश की बेस्ट वैरायटी के पौधे आपको मिलेंगे, चाहे वो आम का पौधा हो, चाहे जामुन का पौधा हो, जिसके पौधे अमरूद का पौधा हो। इन पौधों को अपन खेत की मेड़ पे लगा लेंगे, तो अमरूद आके बेचोगे तो अमरूद यहां से उठाओगे, मंडी बन जाएगी अमरूद की, सीधा दिल्ली जाकर अमरूद बेचोगे।
तो जो कोटा में अमरूद की रेट मिलती है, दिल्ली में डबल अमरूद की रेट मिलेगी। यहाँ के जामुन जाओगे, जामुन के कई उपयोग होते हैं, वो जामुन जाके मिलेगा। यहाँ के आम बिकेंगे। ऐसे प्रयास, हमें सामाजिक प्रयास भी करना चाहिए। और आने वाले समय के अंदर हमारी माता बहनें जो देख रही है, उनकी भी इच्छा है, माँ को भी कोई ना कोई काम होनी चाहिए। तो वहां के लिए भी यहाँ को सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार हो जाओगे तो यहाँ एक सिलाई केंद्र बना दूंगा। जिमता सिलाई सीखे बाद आओगा तो 100-150 रुपया ताई उमें इनकम होवा लाग जाओ। हमारी माँ बहनें भी अब काम करना चाहती है और इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना। हम सब भी हमारी कुछ न कुछ जिम्मेदारी समझे। हमें गांव को बदलना है। मेरे गांव को सबसे स्वच्छ हरा भरा बनाना है। मैं जागरूकता का संदेश लेकर जाऊंगा। आने वाले समय के अंदर गांव में ऐसी ऐसी योजना बनाओ। मैं 50 योजनाएं बता सकता हूं जिस गांव के अंदर 50 नौजवान तैयार हो जाएंगे। मैं उनको हर गांव के अंदर जो भी आवश्यकता होगी, उन सारे आवश्यकताओं को जनता के धन से उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन मेरे गांव के अंदर हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हर विकलांग व्यक्ति को गाड़ी हो, हर व्यक्ति आंख से स्वस्थ हो, हर व्यक्ति की जो आवश्यकता है, छोटी मोटी उस आवश्यकता को गांव के लोग तैयार करके बनाए। मेरा विश्वास है अगर गांव की दशा को परिवर्तन होगा तो हम सब नौजवानों को आगे बढ़ के आगे आना होगा। हमें कुछ न कुछ अपने दायित्व को निभाना पड़ेगा, सामूहिकता से काम करना पड़ेगा। आप सामाजिक काम करोगे, जनता आपको पूछेगी कि हर दुख दर्द के अंदर मां को कोई काम आओचे तो गांव को लड़का आओचे। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर गांव का बच्चा यहां पढ़ाई कर सके। 132 केवी का यहां पर कब बन जाएगा? 2 साल के अंदर। 2 साल में 132 का पावर सेंटर बनने के बाद आसपास के गांव के अंदर ट्रिपिंग बिजली नहीं आई। और आज के जा रहा हूं, 2 साल इसके बनने के बाद 24 घंटे बिजली आएगी, 24 घंटे। और किसान को 8 घंटे बिजली मिलेगी। ये गांव के अंदर बिजली हो गया, पानी हो गया, सड़क हो गई, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया। अब स्कूल को बदलना है तो कार्यकर्ता तैयार हो जाओ। हर स्कूल के अंदर आप चाहेंगे जैसा स्मार्ट स्कूल बना देंगे, लेकिन उसमें जन सहयोग की भी आवश्यकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे काम हैं, जो छोटे छोटे काम आपको बताते रहेंगे। सरपंच साहब बताते रहा करो। मंडल जी राम राम।